ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट करेंगे लेंथ की बाय डायरेक्ट मेथड। आपको मैंने मेजरमेंट के बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले बात आती है बच्चों, लेंथ होती क्या है। अब ये जो लेंथ है ना लेंथ ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट मे बी डिफाइन एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर दो पॉइंट के बीच, जो हमारे दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है, उनके बीच का जो, जैसे मेरे पास ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है बी, इनके बीच का जो ये दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, एक ये डिस्टेंस बन जाएगा। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को ही हम लेंथ बोलते हैं। तो ए और बी के बीच की क्या बन जाएगी, लेंथ। जो ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसी को हम क्या बोल देंगे, यही हमारी क्या लेंथ है। अब इस लेंथ को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेथड से कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे टूल है जिसकी हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल से हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स होता है बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से भी आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। स्क्री गोज या जिसका दूसरा नाम है स्पैरोमीटर, ये तीन टाइप के आपके टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड कौन सी है, तो होती है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड कौन से है बच्चों। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। पहले जो इनडायरेक्ट मेथड आता है बच्चों, पहले वो जो फर्स्ट आता है वो है ट्राइंगुलर मेथड फॉर द हाइट of an accessible object। accessible object की हाइट को मेजर करने के लिए ट्रायंगुलर मेथड से उसकी हेल्प से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। हमारे पास कोई एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट को ट्रायंगुलर मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये इनडायरेक्ट मेथड है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट होती कौन सी है बच्चों, मैंने मान लिया मेरे पास कोई पोल है बहुत बड़ा, ये ग्राउंड है, इस पोल पे ये हमारा क्या, ये पोल है, ये बहुत बड़ा हमारा कोई पोल है, ठीक है, ए बी, इसकी हाइट मैंने मान ली h है। ये हमारे पास क्या है, एक पोल है, ए बी क्या है, एक पोल है, और इसकी हाइट कितनी मान ली हमने, h है। अब इसकी हम ना ट्राइंगुलर मेथड की हेल्प से इसकी क्या करनी है, इसकी मेजरमेंट करनी है इनडायरेक्ट मेथड से। ये डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब ये डिस्टेंस है कितना, मैंने मान लिया इसकी हाइट है ए बी, तो लेट लिख देना है, लेट जो ए बी है वो कितना है, एच है, ये हाइट है। कोई ट्री भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट में कोई ट्री भी आ सकता है, कोई टावर भी आ सकता है, ठीक, कोई पोल भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आप मान सकते हो, कोई कुछ भी ले सकते हो, ट्री ले सकते हो, कोई पोल भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो इस टाइप की ऑब्जेक्ट के अगर आपको इसकी हाइट को मेजर करना है तो कैसे करोगे। लेट मैंने मान लिया यहाँ पे कोई सी पॉइंट मान लिया आप ग्राउंड पे, इस सी पॉइंट पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, इस सी पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मान लेते हैं वो एक्स मान लेते हैं। आपने बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस वो मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। ये सी पॉइंट कैसे पॉइंट है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये कोई ट्री या टावर है या पोल है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, सी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर इसको खड़ा होकर ऑब्जर्वेशन कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब जैसे उसने इसको ऑब्जर्व किया, उसने एक सेक्टेंट रख दिया यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या रखा, एक सेक्टेंट रखा, और इसकी हेल्प से इसका एलिवेशन मेजर किया। ऐसे यहाँ सेक्टेंट रख के एक मेजरमेंट क्या किया उसने, ये एंगल मेजर किया सेक्टेंट की हेल्प से। सेक्टेंट की हेल्प से यहाँ पे सी पॉइंट पे सेक्टेंट रख के ये एलिवेशन का ये एंगल हमें पता चल जाएगा। ये मान लिया थीटा एंगल, ठीक है, ये 90 एंगल हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये ट्रायंगल मेथड क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, पहले तो बात लिख लेते हैं एंगल की। एंगल जो हमारा ए सी बी है वो क्या है, वो थीटा बना है। पहली तो बात ये, जो ए सी बी एंगल बना है बच्चों वो क्या बना है, ए सी बी एंगल जो बना है वो थीटा बना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी,
इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आप टेन थीटा निकालो। टेन थीटा से हमारी हाइट आ जाएगी। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें बच्चों? ए बी अपॉन में बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी की वैल्यू कितनी है? एच अपॉन बी सी की वैल्यू क्या थी? एक्स, और हमें निकालना क्या? एक्स टेन थीटा। एक्स उधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हाइट आ जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? मेजरमेंट कर सकते हो। ये था बच्चों हमारा ट्रायंगुलर मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एसेसिबल ऑब्जेक्ट। एसेसिबल ऑब्जेक्ट जो थी हमारी ट्री, पोल, टावर, उनके लिए अगर आपको उसकी हाइट को मेजर करना है तो वो एसेसिबल ऑब्जेक्ट में आती है। तो इस ट्रायंगुलर मेथड की हेल्प से हम उसकी लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड आता है बच्चों, वो भी ट्रायंगुलर मेथड ही है हमारा। ट्रायंगुलर मेथड ही है फॉर द हाइट ऑफ इनएसेसिबल। पहले था एसेसिबल, अब क्या लेंगे? अब लेंगे इनएसेसिबल। इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। अब इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट में जैसे माउंटेन आ गई। माउंटेन तो कोई फिक्स नहीं होती ना, मतलब माउंटेन की हाइट इधर से उधर कहीं से भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब कि एक तरह से माउंटेन जो होती है वो इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट में आती है बच्चों, ठीक है। अब इस तरह से आपको अगर फिर से मेजरमेंट करनी है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई माउंटेन है। ये हमारी क्या है? ये हमारी कोई माउंटेन है यहाँ पे ए पॉइंट पे, और ये माउंटेन की जो हाइट है वो मैंने मान ली एच है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड तक बी पॉइंट तक। ए से भी क्या है? ये हाइट है माउंटेन की, बी पॉइंट तक है। बी पॉइंट क्या है? ग्राउंड है। ये ग्राउंड आपकी। इस ग्राउंड पे फिर से हमें कोई ऑब्जर्वर रख देते हैं। यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है। सी पॉइंट पे जब इसको माउंटेन को देखा तो उसने सेकंड की हेल्प से क्या किया? सी पॉइंट से इसकी मेजरमेंट की। सी पॉइंट से जब इसने मेजरमेंट की, मान लिया थीटा 1 एंगल से मेजरमेंट हो गई। फिर इसने क्या किया? इसने थोड़ा सा और पीछे जाके इसकी दोबारा से इसकी मेजरमेंट की किसी डी पॉइंट पे जाके। जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया एक्स। जो हमारा डिस्टेंस है डी से जो ए की मेजरमेंट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं किसी ना किसी एंगल के साथ थीटा 2। इसी तरह से जो ये डिस्टेंस रहेगा हमारा बी से डी, ये मैंने मान लिया, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, डी से ये एक्स मान लेते हो, ये एक्स मान लेते हैं, ठीक है। थीटा 2 एंगल। एक बार आपको क्या करना है? सेकंड को यहाँ रखना है, थीटा 1 एंगल मेजर करना है, फिर सेकंड को डी पॉइंट पे रखना है, सेकंड मेजर करना है, एलिवेशन आ जाएंगे दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे बच्चों। दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है? दोनों एंगल निकालने हैं, मतलब कि हाइट निकालनी है दोनों से। कैसे निकालें? देखो ये ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है बच्चों। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इसको बना लेना। ये ए पॉइंट था यहाँ पे। इस ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पहले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर कोट थीटा 1 एंगल निकालेंगे। जो ए बी सी ट्रायंगल है ये 90 डिग्री हो गया। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर कोट थीटा 1 निकालो। कोट थीटा 1 कैसे निकलेगा? ये देखो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका? बेस है सी बी, परपेंडिकुलर है ए बी। सी बी कितना है? सी बी है एक्स, और बेस और हाइट कितनी थी? एच। ये आ जाएगा कोट थीटा 1 एक्स बाई एच। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल है ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें निकालें कोट ऑफ थीटा 2। कोट थीटा 2 फिर से बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है इसमें बच्चों? अब देखो ध्यान से, बेस ए बी डी, ये बड़े वाली ट्रायंगल है जो, इसमें थीटा 2 एंगल है, ये निकालना है। अब देखो बेस कितना है इसका? बी डी कह दो या डी बी, और परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। डी बी की वैल्यू कितना है? डी प्लस एक्स, तो आप लिखोगे डी प्लस एक्स बाई एच। दो एंगल निकल जाएंगे, दोनों क्या कर दो? माइनस कर दो। देयरफॉर कोट ऑफ थीटा 2 माइनस कोट ऑफ थीटा 1, दोनों को मैंने माइनस कर दिया। डी प्लस एक्स बाई एच माइनस एक्स बाई एच।
यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा h, ऊपर क्या आएगा d प्लस, ऊपर आएगा d प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होगी, क्या आएगा d बाई एच, ये आ जाएगा d बाई एच। हमें हमें निकालना क्या है, ये कोट ऑफ थीटा 2 माइनस कोट ऑफ थीटा 1 आया, हमें चाहिए था h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, d अपॉन में कोट ऑफ थीटा 2 माइनस कोट ऑफ थीटा 1, ये हमारी हाइट आ जाएगी बच्चों। इस तरह से हम इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की अगर आपको हाइट निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये था इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए आपको ट्रायंगुलर मेथड की हेल्प से किस तरह से आपको उसको उसकी हाइट निकालनी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों अब। ओके बच्चों, जब अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स होता क्या है, इट इज़ द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज। ये कहता है, ये होता है एक अपरेंट शिफ्ट होता है, किसका, किस में होता है, पोजीशन में होता है, किसकी पोजीशन में होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जब हम अपनी आइज को साइड वाइज से शिफ्ट करते तब। मैं बता देता हूँ कैसे, डेफिनेशन से अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, हम एग्जाम्पल लेके करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। इस पैरालैक्स को समझने के लिए आप होल्ड कर लो, मान लेते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है कोई, इस ओ पॉइंट पे कोई पेन है, क्या यहाँ पे कोई पेन, जैसे मेरे पास स्केच है ऐसे, ठीक है, ये स्केच है, इसको क्या करना आपको ऐसे सामने रखना है, इसको आपने ओ पॉइंट पे रख दिया ऐसे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एस। मान लेते हैं ये आपकी यहाँ पे लेफ्ट आइज है, यहाँ पे आपकी क्या है, लेफ्ट आइज है, और यहाँ पे मैंने मान ली ये आपकी राइट आइज। आप इस पेन को अपनी लेफ्ट और राइट आइज से देखना है। देखना कैसे है, कितने डिस्टेंस पे, सपोज कर लेते हैं जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक का वो है एस, सेम यहाँ तक यहाँ का होगा एस, ठीक है, सेम डिस्टेंस हो जाएगा ये, ठीक है। एक पेन को आपने ओ पॉइंट पे क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, कितने डिस्टेंस पे, आई से एस डिस्टेंस पे कर दिया। अब आपको ना पेन की तरफ देखना, इस पेन की तरफ देखना, पेन की तरफ, और जो ओ पॉइंट पे पेन है इसकी तरफ देखना है। पहले लेफ़्ट आइज से देखना है, पहले लेफ़्ट आइज से देखना है, ठीक है। कैसे देखोगे, पहले लेफ़्ट आइज को राइट आइज को क्लोज करके, पहले राइट वाली आइज को क्लोज करके लेफ़्ट वाली आइज से इस पेन को देखना। जब इस वाले पेन को देखेंगे फिर ऐसे दूसरी साइड से करना है, देन बाई द राइट आइज से देखें लेफ़्ट वाली को क्लोज करके। जब आप लेफ़्ट से देख रहे हो तो राइट को क्लोज करना है, जब राइट से देख रहे हो तो लेफ़्ट को क्लोज करना है। ऐसे देखने जो पोजीशन होगी ना इस पेन की, वो कैसी दिखाई देगी, उसकी पोजीशन चेंज करती दिखाई देगी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं पैरालैक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरालैक्स, ठीक है। अब बात आती है जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में ऑब्जर्वेशन, ये लेफ्ट और राइट है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस को बी से डी पर जॉइन करते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड बेसिस, ये बेसिस कहलाता है। तो यहाँ लिख देना एल आर, वो क्या है, बेसिस है बी। और बात आती है इस केस में तो डिस्टेंस हो गया हमारा एल आर इक्वल टू बी, दो आइज के बीच में, ठीक है। अब एंगल आता है, एंगल जो बना हुआ है एंगल एल ओ आर, ये क्या बना हुआ है, ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल, इसको पैरालैक्स एंगल कहते हैं। और दूसरा नाम इसका पैरालाइटिक एंगल, पैरालाइटिक एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होता है बच्चों पैरालाइटिक, ये है हमारा एंगल थीटा। आई होप ये आपको पैरालैक्स मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। बस ये है जो पैरालैक्स मेथड होता है बच्चों, आपका जो प्लेनेट है, मून है, उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे मून होते हैं, मून का जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए, प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, 6 स्टार्स होते हैं, स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इस तरह से अब वहाँ पे यूज करते हैं पैरालैक्स मेथड को, ठीक है। ये था पैरालैक्स मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके बच्चों, एक टेबल है, उस अब 10 की पावर की कुछ टेबल है, प्रीफिक्स उसके लिए यूज़ करेंगे। 10 की पावर में जो आप जैसे वैल्यू याद रखते हैं तो इस टेबल की हेल्प से आप उसकी वैल्यू याद रख सकते हैं। वो वैल्यू कौन कौन सी है, देखो ध्यान से। मैंने टेबल के लिए ना कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। E4 का मतलब क्या, यहाँ पे E4 का मतलब होता है एग्जा, एग्जा होता है। T4 होता है पेटा, T4 होता है बच्चों टेरा, K4 होता है बच्चों
पेटा टेरा, फिर पेटा टेरा, और यहाँ के नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, के को साइलेंट कर दे, के नहीं आया। जी, जी फोर होता है गीगा। एम फोर होता है बच्चों मेगा। के फोर होता है किलो। एच फोर हेक्टो। डी फोर डेका। डी ए फोर डेका रहेगा। और जो आपका डी है खाली, उसका मतलब होता है डेसी। सी फोर होता है सेंटी। एम फोर मिली। ये होता है माइक्रो, उसको माइक्रो बोलते हैं बच्चे, माइक्रो। माइक्रो के बाद एच फोर होता है, फिर एच फोर आपका यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइक्रो हो गया, ये एन है, सॉरी ये एन है, एच नहीं है, ये है एन। एन फोर आएगा। माइक्रो के बाद आता है नैनो। ये बच्चों स्मॉल पी, ये स्मॉल पी आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पिको। ये होता है फेमटो। ये होता है एट्टो। ये वैल्यू होती है बच्चों, आपको याद रखनी है। अब इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने एक सेंटेंस बनाया था। सेंटेंस तो बाद में करेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम कैसे करनी है। एक्जा, पहले बात करते हैं एक्जा की। एक एक्जा में जो होते हैं बच्चों 10⁻18 होते हैं, ठीक है। एक्जा की वैल्यू होती है 10⁻18, ये याद रखना, 10⁻18 होता है। अब इसमें क्या करना है, 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, नीचे 3 का डिफरेंस ले लो। 3 का डिफरेंस कम कर दो, 10 की पावर कितनी बचेगी 15, फिर कितनी बचेगी 10 की पावर 12। 3 इसमें ना देखो 3 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है ना, ऐसे डिफरेंस लेते चले जाओ नीचे तक। ये प्लस में लेनी बच्चों, ठीक है। गीगा में होती है 10 की पावर 9, फिर है 10 की पावर 6। किलो में कितना होता है 3, तो 10 की पावर 3 ये किलो के लिए, ये मेगा के लिए, ये गीगा के लिए, ये टेरा के लिए, ये पेटा के लिए, एक्जा के लिए हो गई। हेक्टो, अब यहाँ आने के बाद, हेक्टो पे आने के बाद एक का डिफरेंस लेना, 1 का डिफरेंस, पावर में 1 का डिफरेंस लेंगे 10 की पावर 2, डेका में लेंगे 10 की पावर 1। अब डेसी में उल्टा करो, माइनस में चलो, 10 की पावर -1 में। सेंटी होता है 10 की पावर -2। मिली में भी 10 की पावर -3। माइक्रो माइनस, अब यहाँ आने के बाद बच्चों देखो, यहाँ देखो 1 2 3 हो गया, यहाँ भी 1 2 3 हो गया। अब 3 के बाद 6 था, तो इनके बीच का गैप कितना था 3 था ना, तो ऐसे ही 3 के बाद क्या आना चाहिए 6, तो इसके बीच का गैप भी 3 रखेंगे। अब 3 का क्या रखना है, गैप रखना है। 6 के बाद क्या आएगा 9। नैनो में 9 होते हैं। पिको 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। ये है बच्चों, इस तरह से आपको इनका ऑर्डर याद रखने के लिए। बात आती है कि टेबल बनाई कैसे। मैंने इन अल्फ़ाबेट से ना एक सेंटेंस बनाया। पहले अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, यहाँ तक का, EPTG तक का। EPTG तक का जो अल्फ़ाबेट बनेगा, EPTG, इस अल्फ़ाबेट से जो मैंने बनाया है, E फॉर एलिफेंट। देखो EPT का मतलब क्या हो गया, एलिफेंट। इन तीनों की वजह से कर लेते हैं ऐसे। EPT का मतलब क्या हो गया, एलिफेंट, और इसका मतलब क्या हो गया, गम, ठीक, एलिफेंट। तो हम क्या लिखेंगे, एलिफेंट का गम, ठीक है। ये तो बना सेंटेंस यहाँ तक का। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करेंगे यहाँ तक, M से लेके D तक। M का मतलब क्या होता है यहाँ पे, M का मतलब माँ, हमारी जो माँ है, मदर है, ठीक है, उसके लिए। K का मतलब क्या होता है, माँ का। फिर H आएगा, H के लिए क्या लिखते हैं, माँ का हर। D से क्या बनेगा, DA और RD अगर मैं लगा दूँ इसमें, दर्द, ठीक है। देखो DA तो एक ये हो गया, DA और D इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ना हमने बना दिया एक वर्ड, दर्द। तो ऐसे याद रखना बच्चों आपको, ठीक है, माँ का हर दर्द, ठीक है। उसके बाद फिर सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है चुन्नू एक बच्चे का नाम है, चुन्नू। एम भी एक बच्चे का नाम है, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। ऐसे ही म्यू को हम बोलते हैं म्याऊ। चुन्नू मुन्नू की म्याऊ, यहाँ की आ जाएगा बीच में जो कि साइलेंट रहेगा, ठीक है। चुन्नू मुन्नू की म्याऊ, इन तीनों के बीच में, इसको याद रखने के लिए मैंने ये
अल्फ़ाबेट बनाए हैं। आगे हैं 4 वर्ड और है एन। एन का मतलब नहीं, पी का मतलब नहीं पिलाऊं, एफ का मतलब फैलाऊं, और ए का मतलब आऊं। नहीं पिलाऊं फैलाऊं आऊं। देखो इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या है? एलिफेंट का गम, एलिफेंट का गम, ई पी टी का मतलब एलिफेंट, के साइलेंट रहेगा, गम, जी फॉर गम, माँ का हर दर्द, इन तीनों से क्या बनेगा? माँ का हर दर्द बन जाएगा। इससे चुनु मुन्नू की म्याऊं, की यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ना पिलाऊं, नहीं पिलाऊं, फैलाऊं आऊं। ठीक है, इनकी कम्बिनेशन से ये बनेगा। तो आपको ये टेबल याद करनी है, तो ये सेंटेंस याद रखना पड़ेगा बच्चों इस तरह से। ठीक है, ये थी हमारी एक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब हम। ओके बच्चों, मैंने ना आपको ना यूनिट्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब यूनिट्स के ना कुछ एग्जांपल करेंगे साथ साथ। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल जैसे लेंथ थी। लेंथ की यूनिट मैंने क्या बताई थी बच्चों? मीटर बताई थी ना। और मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम। सेकेंड है मास। मास के लिए क्या बताया था? किलोग्राम। किलोग्राम के लिए मैंने क्या बताया था? केजी लगाते हैं। अब इनकी जितनी भी हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी वो आप याद रखना, उनकी हेल्प से हम ना वन बाय वन एग्जांपल करें। ड्राइड यूनिट करें, मतलब ड्राइड पार्ट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अब हम। एग्जांपल है फर्स्ट। बात करते हैं सबसे पहले बच्चों डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों मीटर, याद रखना। इसकी दोनों यूनिट करेंगे हम। पहले करेंगे सी जी एस आई यूनिट। हम ना इस चैप्टर में हमारी जो फिजिक्स है ना, हमारी फिजिक्स के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे? हम 2 यूनिट पढ़ेंगे। एक तो एसआई सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम। ठीक है, हम दोनों पार्ट साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों? सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया था जब भी हम एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ मीटर है, तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटी लग जाएगा। तो इसमें क्या बोलते थे हम? यहाँ बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, एसआई में इसको मीटर बोलते हैं, सीजीएस में क्या बोल देंगे? इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। ऐसे ही एसआई में मास को क्या बोलते हैं? ये मास है, मास। मास को क्या बोलते हैं? किलोग्राम बोलते हैं। मास की यूनिट होती है किलोग्राम एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो मास की यूनिट जो बन जाती है ग्राम बन जाएगी। किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगी? ग्राम। यहाँ पे सेकंड होती है, यहाँ पे भी सेकंड रहेगी। सेकंड में कोई फ़र्क नहीं है, सेकंड सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट। ऐसी सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है? सेम होती है। डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो मीटर, और जो सीजीएस होती है वो भी क्या होती है? वो होती है सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है। और लेंथ की यूनिट क्या बताई थी? मीटर। और सीजीएस क्या होती है? सेंटीमीटर। आप ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। बात थी स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9th क्लास में पढ़ते थे। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, टाइम को टी से। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। ये इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट करनी हो तो क्या करोगे? मीटर का क्या बनाना है? सेंटीमीटर। और सेकंड का क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा, क्योंकि सीजीएस में सेकंड का सेकंड ही रहता है और इंटरनेशनल सिस्टम में सेकंड का भी सेकंड ही रहता है। लेकिन मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में। इस तरह से स्पीड की भी होता है सेम। आप वेलोसिटी की भी करना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, लेकिन इसकी यूनिट जो बनेगी वो ये दोनों ही बनेगी सेम। ठीक है, यूनिट सेम रहेगी वेलोसिटी की। बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल आपका एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ए सी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। इसकी ऐसा यूनिट निकालेंगे अब। वेलोसिटी की मैंने निकाली थी मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। या आ गई ऐसा यूनिट। ऐसे सीजीएस यूनिट निकालेंगे। सीजीएस यूनिट कैसे निकालेंगे? मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में मीटर का सेंटीमीटर बन जाएगा बस। फिफ्थ यूनिट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था? मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है बच्चों। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, एक्सेलेरेशन को ए से। अब ऐसा यूनिट निकालना इसकी। ऐसा यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलेरेशन की क्या होती है? ये आई थी, ये रही। एक्सेलेरेशन की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं 1 न्यूटन।
1 न्यूटन। 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये ऐसा यूनिट सीजीएस में अगर इसको कन्वर्ट करें हम, तो सीजीएस में क्या हो जाएगी, किलोग्राम का क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आगे सेकंड का क्या रहेगा सेकंड, और इसको बोलते हैं 1 डाइन, इसको बोलते हैं 1 डाइन, 1 डाइन की वैल्यू होती है। ये थी यूनिट बच्चों, ठीक है, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट चल रही है। 6 एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, एफ क्या फोर्स, डब्ल्यू क्या है वर्क। तो वर्क की भी निकालेंगे हम ऐसे ही, ऐसा यूनिट निकालो वर्क की, ऐसे यूनिट निकालेंगे वर्क की। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, या आप ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एस क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी। या आप इसको लिख सकते हो, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो न्यूटन से, तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगी मीटर, आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर, आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो इसको। सीजीएस यूनिट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में या मीटर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, किलोग्राम का क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। या आप इसको क्या लिखेंगे न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा डाइन, डाइन, और मीटर की जगह क्या जाए सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर। इस तरह से आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। 7th एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड, या इसको लिखेंगे जूल पर सेकंड, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसकी यूनिट बना सकते हो, ये ऐसा यूनिट है इसकी, ठीक है। आपने इस तरह से बहुत सारी यूनिट निकाल सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल बताए, आप इन एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरे चैप्टर में जब जब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके साथ साथ यूनिट और ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट और डायमेंशन, आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक डायमेंशन का, वो डायमेंशन भी करेंगे साथ साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इन एग्जाम्पल को आप करना, बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर ये यूनिट्स दे रखी है आपकी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। जितने भी फॉर्मूले आपके फिजिक्स के आप जानते हो, सारे फॉर्मूले लगभग जितने भी फॉर्मूले आपको आज तक पता है पढ़े हैं, आप उनसे सभी फॉर्मूले के यूनिट्स निकालना इसी तरह से, ठीक है। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूँ, मोमेंटम का होता है बच्चों, 8वां एग्जांपल है मोमेंटम। मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। मास ऐसा यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट मास की क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट आएगी। सीजीएस में कन्वर्ट करना है इसको, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सीजीएस बन जाएगी। तो ये थे एग्जाम्पल बच्चे इस तरह से, ठीक है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। बाकी आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डायमेंशन का काम करेंगे। ये एग्जाम्पल आप ज़रूर करना बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।